बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सुनो तुम मेरी जिंदगी हो, ये अल्फाज बार बार सुनकर मैं थक गई थी। मेरा दिल चाहता था मैं चीखूं चिल्लाऊं, आखिर कौन है जो मुझे बार बार ये सब बोलता है। कौन हो तुम, सामने क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर क्यों तुम मुझे तंग करते हो। पहले क्या जिंदगी में दुख दर्द कम है जो तुम आगे और बढ़ा देना चाहती हो। खुदा का वास्ता है मेरी जिंदगी से चले जाओ। ये अनजानी आवाज़ जो हर रोज़ मुझे तंग करती थी, आज फिर उसी अंदाज से तंग कर रही थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी किसी ने प्यार से मेरी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी खुशबू मेरे पूरे जिस्म को मुअत्तर कर गई थी। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये तो मेरा नाम जवेरिया है। मेरी उम्र 22 साल है। हम 2 बहनें और हमारा एक भाई था। हमारी फैमिली और मेरे चाचू की फैमिली, हम लोग एक ही घर में एक साथ रहते थे। दादा दादी ने हमारे घर को जोड़ा हुआ था। चचा के 2 ही बेटे थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरा भाई और बहन मुझसे छोटे थे। मेरे अब्बू का अपना कारोबार था और चाचू भी कहीं जॉब करते थे। ऐसे ही हमारे घर का निज़ाम बहुत अच्छे से चल रहा था। घर के सरबराह मेरे दादा अब्बू थे। हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सारा बचपन हम लोगों ने और चचा के बच्चों ने एक साथ गुजारा था। हम सब एक दूसरे को बहन भाई समझते थे और माँ बाप ने भी कभी हमारे दरमियान फ़र्क नहीं किया था। चचा जिस तरह अपने बच्चों से प्यार करते और जो चीज़ अपने बच्चों के लिए लेकर आते वही हमारे लिए लेकर आते। ऐसा ही हाल मेरे अब्बू का था। वो भी जो कुछ हमारे लिए लेकर आते वही मेरे चचा के बच्चों के लिए भी लेकर आते थे। हमारा घराना एक खुशहाल घराना था, लेकिन फिर हमारे घर को किसी की नज़र लग गई। मेरे अब्बू और अम्मी दोनों ही फुप्पो के घर ईद मिलने गए थे। हम सब लोग घर पर थे कि वापसी पर अम्मी अब्बू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब्बू तो मौके पर ही वफात पा गए थे, लेकिन अम्मी के दिमाग में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से काफ़ी देर वो अस्पताल रही। ऐसे में हम तीनों बहन भाई और हमारा पूरा घराना बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। मैं उस वक्त 15 साल की थी, जबकि छोटे बहन भाई अभी छोटे थे। अब्बू का यूं अचानक से हम लोगों से बिछड़ जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं रो रो कर बेहाल हो गई थी। ऐसे में चचा ने मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा कि आज से तुम्हारा बाप मैं ही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम्हारा बाप तुम्हें देना चाहता था। चचा जितना मर्जी प्यार कर लेते, लेकिन बाप की कमी पूरी नहीं हो सकती थी। मेरी दादी से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था और दादी अब्बा से अगले दिन ही वफात पा गई थी। अम्मी अस्पताल में थी और हमारे घर में सफ़े मातम बिछा था। कुछ भी समझ नहीं लग रही थी। 2 एक साथ हमारे घर के अफराद चले गए थे, जिनका यूं अचानक से बिछड़ जाना हम पर क़यामत बनकर टूटा था। मैं जैसे पत्थर की होकर रह गई थी। अपने बाबा की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और माँ, उसकी ज़िंदगी की भी ज़मानत मेरे पास नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद अम्मा को होश आ गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जो तशवीश ज़ाहिर की वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी माँ अपनी याददाश्त खो बैठी है। उन्हें पिछली कोई भी बात याद नहीं और ये बिल्कुल पागल हो गई हैं। माँ जब भी उठती उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे और हर वक्त नींद बेहोशी की हालत में पड़ी रहती। चाचा उन्हें घर ले आए थे, लेकिन घर आकर भी उनका वही हाल था। दादी भी इस दुनिया से चली गई थी। दादा बीमार रहने लगे थे। जवान बेटे की मौत और उसके बाद हम सफ़र का यूं अचानक से चले जाना। वो पहले ही बूढ़े थे, अब अचानक से इतना बड़ा सदमा देखकर दादा में हिलने की ताकत नहीं रही थी। इसलिए अब सारा निज़ाम चचा जान के हाथ में आ गया था। चचा जान हम तीनों बहन भाइयों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, लेकिन पहले अब्बू और चचा दोनों कमाते थे, जिसकी वजह से घर के अखराजात बहुत अच्छे तरीके से पूरे हो रहे थे। अब सिर्फ चचा की कमाई से घर के अखराजात पूरे होना मुश्किल था। 2 खानदान थे और अकेले चचा कमाने वाले। चचा के दोनों बेटे अभी छोटे थे। बड़ा बेटा मुझसे 6 महीने छोटा था, जबकि छोटा अभी सिर्फ 12 साल का था। और हम 5 लोगों की पढ़ाई के अखराजात चचा जान बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन वो हमें कभी महसूस नहीं होने देते। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। चची जान का रवैया अब हमारे साथ बदलने लगा था, जब हमारे साथ साथ उनके बच्चों के हुकूक भी पूरे नहीं हो रहे थे।
अब वो चचा से लड़ाई झगड़ा करने लगी थी और कहने लगी थी कि एक तो इनकी माँ पागल के इलाज मुआवजे के लिए पैसे लगा रहे हो और दूसरा इनकी पढ़ाइयों के अखराजात, मेरे बच्चों के भी हकूक खाए जा रहे हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर एक दिन दादा की वफात हो गई। उसके बाद तो हमारे पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था। चच्ची घर छोड़कर चली गई। उनके बड़े बेटे और चचा ने बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। चच्ची का मुतालबा था कि हम तीनों बहन भाइयों को अलग कर दें ताकि हम अपनी माँ के साथ रहें। चचा अपनी फैमिली के अखराजात पूरे करें। चचा बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। अब वो किसी तरह भी इस वादे से मुकरना नहीं चाहते थे। लेकिन चच्ची जान को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो मैके जाकर बैठ गई। तकरीबन 1 महीना चच्ची अपने मैके में रही। फिर चचा जान अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से चच्ची जान को वापस घर लेकर आए थे। लेकिन चच्ची का सलूक अभी भी हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम दोनों बहनें सारा दिन चच्ची जान का काम करती। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बात कह दिया क्योंकि मैं खुद से चचा पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन छोटे बहन भाइयों को मैं पढ़ाना चाहती थी। इसलिए मैंने चचा जान से बात की कि मैं कहीं काम करना चाहती हूँ। चचा जान अफसुर्दा होते हुए बोले, तुम्हें कहाँ काम मिलेगा, तुम्हारी तालीम भी इतनी कम है। मैं बोली, कहीं भी मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं तो मैं कोई छोटा मोटा काम खुद से शुरू कर लूँगी। इसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। मेरी माँ के कुछ ज़ेवरात मेरे पास पड़े हैं, मैं उन्हें बेचकर अपना काम शुरू कर लेती हूँ। चचा जान ने मुझे माँ के ज़ेवरात बेचने से मना कर दिया कि अगर तुम ऐसा करोगी तुम्हारे वो ज़ेवरात भी हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि तुम जो काम करोगी क्या खबर वो काम चले या ना चले। मैं खुद कश्मकश में फंस के रह गई थी। अभी मैं इसी बारे में सोच ही रही थी कि चच्ची जान की लड़ाई झगड़े दोबारा से शुरू हो गए। अब की बार चचा जान ने खुद अपना घर बचाने के लिए हमें हमारे पोर्शन में अलग हो जाने के लिए कहा। हम जो कई सालों से सिर्फ एक ही पोर्शन में रह रहे थे, ये चचा जान का पोर्शन था। अब अलग घर में रहने लगे थे। अब अम्मा की बीमारी और बहन भाइयों के अखराजात सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं ये सब कैसे पूरा करूँगी। फिर मैंने सोचा कि ये सब काम ऐसे नहीं होंगे जब तक मैं खुद घर से नहीं निकलूँगी। फिर आखिरकार उस दिन मैंने इरादा बना लिया, जो कुछ भी हो जाए मैं अपने बहन भाइयों का सहारा बनूंगी। उस दिन मैं काम की तलाश में घर से निकली थी कि शायद मुझे कोई काम मिल जाए। मैं हर बात अपनी दोस्त रेशमा से शेयर करती थी और शेयर करती भी किससे। बहन भाई छोटे थे और अम्मा, उन्हें तो दुनिया की कोई खबर नहीं थी। मैं उस दिन भी रेशमा के घर गई। उससे मैंने सारी तफसील बताई, अपने घर के सारे हालात ना चाहते हुए भी उसे बता दिए, क्योंकि रेशमा से बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता था। एक यही तो थी जिससे मैं दिल की हर बात करती थी। रेशमा ने मुझे तसल्ली दी और मुझे बताया कि उसके अब्बू बता रहे थे कि यही हमारे गांव की पिछली साइड पे एक प्लाजा तामीर हो रहा है और अब्बा ने आज नया इश्तहार पढ़ा है कि उन्हें वहाँ मजदूरों के लिए खाना बनाने के लिए एक खानसमा औरत की ज़रूरत है। वो खानसमा कोई औरत हो या मर्द, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। तभी मैं बोली कि क्या तू अपने अब्बू से बात करके मुझे बता सकती है कि वो प्लाजा किस साइड पे बन रहा है, क्योंकि मैं ये काम कर लूँगी। मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ। इतनी देर से चची जान के साथ घर के सारे काम कर रही थी। खाना बनाने से लेकर घर का एक एक काम अच्छे तरीके से जानती थी। रेशमा ने अपने अब्बू से बात की तो अंकल रहीम, जो बहुत अच्छे इंसान थे, वो बिल्कुल मुझे रेशमा की तरह अपनी बेटी ही समझते थे। वो मुझे लेकर उस प्लाजे की तरफ चले गए जहाँ वो प्लाजे की तामीर का काम अभी शुरू नहीं हुआ था। अभी वो खाली जगह पड़ी हुई थी जहाँ भी प्लाजा तामीर होना था, लेकिन मजदूरों ने अपना काम शुरू कर दिया था। वहाँ खुदाई का काम शुरू था और उन्हें बावर्ची की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि सुनने में आया था कि ये प्लाजा जो कोई बनवा रहा है वो खुद नहीं आता, लेकिन निगरानी के लिए उसने कुछ लोगों को लगाया हुआ है। उन्हीं के सुपुर्द ये काम किया है। मैं रहीम अंकल के साथ वहाँ पहुँची तो बहुत से लोगों के इंटरव्यू हो रहे थे। उन सब से उन्होंने एक डिश बनाने के लिए कहा। मैंने वो डिश बना दी। सबको मेरी वो डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मुझे नौकरी पर रख लिया गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। कम से कम अपने घर के अखराजात तो खुद मैं उठा सकती हूँ। लेकिन नहीं पता था कि ज़िंदगी सिर्फ मुश्किलात का नाम है।
जिंदगी में सुकून सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, या शायद वो भी हमेशा सुकून के लिए तरसता रहता है। लेकिन जो कुछ भी था, मुझे अब भी नौकरी करनी थी। मैंने घर जाकर ये खुशखबरी अपनी छोटी बहन और भाई को बता दी थी। बहन जो पहले ही परेशान बैठी थी और कह रही थी कि उसका दाखिला जाना है। दाखिले के लिए कोई भी पैसा नहीं। टीचर्स कह रही हैं कि अगर दाखिले के लिए पैसे कल जमा ना करवाए तो उसका दाखिला नहीं भेजेंगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस प्लाजे के ठेकेदार से बात करूंगी कि मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दे ताकि मैं तुम्हारी फीस जमा करवा सकूं और अम्मी की दवाइयाँ भी ला सकूं। मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई थी। मैं सारी रात खुशी से सो नहीं सकी थी। चचा जान को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन चचा जान हम लोगों से बोलना भी गवारा नहीं करते थे। शायद चच्ची जान को खुश करना चाहते थे, लेकिन चचा जान का बड़ा बेटा अरहम अक्सर मुझे आते जाते रास्ते में मिलता था और मुझसे हाल अहवाल पूछ लेता। अब ना ही चचा के घर का कोई फर्द हमारे घर आता और ना हम लोग उधर जाते थे, क्योंकि चची को हमारा उनके घर जाना पसंद नहीं था और ना ही ये बर्दाश्त करती थी उनके घर से कोई हमारे घर आए। अम्मी की हालत देखते ही देखते ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था अब तो कोई मौजज़ा ही होगा कि उनका दिमाग ठीक हो जाए। लेकिन मैं यही सोचती रही कि इस दुनिया में मौजज़ात अब कहाँ होते हैं। अब शायद मेरी अम्मा की किस्मत में सारी उम्र यही लिखा था। अब ये सारी उम्र ऐसे ही रहेंगी। बाप तो सर पर नहीं रहा था, माँ थी। अगर ये ठीक होती तो मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती। इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारियाँ निभाना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना चाहती थी। उस दिन मेरा पहला दिन था जब मैं उस प्लाजे पर पहुंची थी। वहाँ मैंने एक साइड पर बनी बड़े से किचन को गौर से देखा, जहाँ मुझे तकरीबन 50 लोगों का खाना बनाना था। इतना खाना तो मैंने कभी पहले नहीं बनाया था। उस प्लाजे के निगरान ने मुझे बताया था कि कुछ दिनों तक वो एक और बावर्ची का इंतज़ाम कर देंगे जो मेरे साथ खाना बनाने में मदद करेगा। लेकिन उस वक्त मुझे अकेले ही सारा काम करना था। मैं सुबह होते ही घर से निकली थी और जाते ही मजदूरों के लिए खाना बनाने लगी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और खाना बनाते बनाते मेरा सर चकराने लगा था। मुझे समझ लग गई थी कि ये बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ करना था। मैंने 50 लोगों का खाना तैयार कर लिया था। ठेकेदार के हुक्म के मुताबिक वो खाना प्लाजा की एक साइड पे बने एक बड़े से कमरे में लगा दिया। सब लोग खाना खाने में मशगूल थे। मैं वहाँ से निकली और जहाँ प्लाजा बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू था, वहाँ एक साइड पर लगे पीपल के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। वो दरख्त काफ़ी पुराना था। प्लाजे के मालिक के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त को वहाँ से उखाड़ने से मना किया गया था, जिसकी वजह से प्लाजे की खुदाई का काम उस दरख्त से थोड़ा हटके किया जा रहा था। मैं उस दरख्त के नीचे कुछ देर खुली हवा में बैठना चाहती थी, लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी कि हवा का नामो निशान नहीं था। फिर अचानक से एकदम से ठंडा हवा का झोंका आया और मेरा सारा पसीना खुश्क हो गया। पसीने के बाद आने वाली हवा बहुत ठंडी ठंडी महसूस होती है। मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली, तभी किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, बहुत खूबसूरत हो और सुनो, तुम मेरी जिंदगी हो। ये अल्फाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि सारे के सारे मजदूर अंदर खाना खा रहे थे। तो फिर मेरे कान में सरगोशी किसने की? मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ कोई मुसलसल मुझे देखे जा रहा है। किसी की आंखों की तपेश में मुसलसल अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। मुझे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अंदर सारे मजदूर खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने ही तो सारे बर्तन समेटने थे। जब तक दूसरे बावर्ची का इंतज़ाम नहीं हो जाता, ये सारा काम मुझे ही संभालना था। और मैं ऐसे नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने आज ही तो ठेकेदार से बात की थी कि वो मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दे, ताकि मैं अपने घर वालों के अखराजात पूरे कर सकूं और फिर मेरी तनख्वाह में से काट ले। अगर ऐसे काम छोड़कर भाग गई तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। फिर मैंने उसे अपने दिल को समझाया कि ये मेरा वहम है, और सोचने लगी कि घर की टेंशन ने और ऊपर से इस गर्मी ने तो इस कदर दिमाग माफ कर दिया है कि न जाने क्या उलट पुलट सुनाई देने लगा है। दोबारा से घुटनों में सर देकर मैं बैठ गई।
क्योंकि मैं जल्दी से बर्तन समेट कर घर पहुंच जाना चाहती थी और थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। तभी फिर से किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, सुनो, सच में तुम मेरी जिंदगी हो। अब की बार तो खौफ से मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं भागती उस कमरे की तरफ गई जहां सारे मजदूर खाना खा रहे थे। कुछ मजदूर खाना खा के उठ गए और दोबारा से खुदाई का काम करने लगे और कुछ अभी वहीं बैठे खाना खा रहे थे। मैं जल्दी जल्दी बर्तन समेटने लगी। बर्तन समेटते ही सारे बर्तन धोकर किचन में सेट करके मैंने प्लाजे के ठेकेदार से इजाज़त ली और घर की तरफ आ गई। सारे रास्ते अजीब सी परेशानी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कौन हो सकता है। कोई भी तो नहीं था वहाँ पर। मेरा दिमाग तो पहले ही दर्द से फटा जा रहा था। अब सोच सोच कर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंची। घर पहुंचते ही मैं सीधी अपने कमरे में चली गई। छोटी बहन मेरे पास आई और पूछने लगी, आप ही क्या बात है, आज तो आपका पहला दिन था, आप परेशान हैं क्या, थक गई हैं काम करके, काफी ज्यादा काम था। उसने कई सवाल एक ही जुबान में कर दिए। मैं उससे उखड़े हुए लहजे में बोली, मुझे अब आराम करने दोगी या नहीं? मैं थोड़ी देर सुकून करना चाहती हूँ, जाओ चली जाओ यहाँ से। वो मेरे इस रवैये से थोड़ी परेशान हो गई थी और अफसरदा सा मुंह बनाते हुए वहां से निकल गई। मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने छोटी बहन को क्यों डांट दिया, लेकिन परेशानी मुझे वही थी कि न जाने वो आवाज़ किसकी थी। कौन मुझे बार बार कह रहा था, सुनो तुम मेरी जिंदगी हो। आखिर मैं किसकी जिंदगी हूँ? मैं तो जिनके लिए जिंदगी जी रही हूँ वो भी मुझे ये नहीं कहेंगे कि मैं उनकी जिंदगी हूँ। कोई दूसरा कैसे मुझे ये बोल सकता है? और वो कौन हो सकता है? क्या कोई मजदूर था? नहीं, मजदूर तो सारे अंदर कमरे में थे, कोई भी तो नहीं था बाहर। खुद ही अपने ख्यालों में उलझी रही। घर आकर भी सारे काम मुझे ही करने थे। माँ की दवाइयाँ लेकर आई, छोटी बहन के एडमिशन के पैसे उसे दिए और बोली कि अपना कल एडमिशन करवा ले। भाई के कपड़े फटे पुराने थे, भाई के कपड़े लेकर आई। जो रकम एडवांस ली थी वो सारी मैंने एक ही दिन में खर्च कर डाली थी। अगले दिन जैसे ही मैं काम के लिए पहुंची तो बहुत सा काम मेरा मुंतज़िर था। मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों का सहारा बनना था। काम जितना भी हो मैं कर लूंगी। मैं यही सोचते हुए दोबारा से काम में जुट गई। उस दिन भी काम करते हुए सारा दिन मुझे यही महसूस होता रहा कि मैं मुसलसल किसी की निगाहों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही हूँ। कोई है जो मेरे बिल्कुल करीब है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। मैं बार बार इधर उधर नजरें घुमाकर देखती, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता था। मैंने डरते हुए सारा काम मुकम्मल कर दिया था। आज मैं उस दरख्त के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि कल मेरे साथ उसी दरख्त के पास तो ये वाक़या हुआ था। इसलिए मैंने गर्मी में भी उस किचन में बैठना ही मुनासिब समझा था कि जब तक मजदूर अपना खाना ख़त्म ना कर ले मैं यहीं बैठी रहूंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मर्दों में मैं बिल्कुल भी अपने आप को आरामदेह महसूस नहीं करती थी। और पहली दफ़ा ही तो ऐसा था, मैं इतने मर्दों में काम कर रही थी। इससे पहले तो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन फिर वही सरगोशी मेरे कान जैसे फट जाएंगे, सुनो तुम मेरी जिंदगी हो और कभी छोड़ के ना जाना। मेरी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाने लगा। मुझे वो छत बहुत ऊंचाई पे नजर आ रही थी। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि हो क्या रहा है। मैंने तय कर लिया था कि इस प्लाजे के ठेकेदार से बात करके जाऊंगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर है। यहाँ जरूर जिन्नात का साया है जिसकी वजह से मुझे ये आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन वो थोड़ा ही मेरी बात पे यकीन करेगा। वो समझेगा शायद मैं पागल हो गई हूँ और मुझे काम से निकाल देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सोचते हुए मैंने अपने आप को ठेकेदार से बात करने के लिए रोका था। लेकिन कब तक ऐसे चलता? अब तो ये हर रोज का मामूल बन चुका था। वो जो कोई भी था मुझे नजर नहीं आता था, लेकिन उसकी आवाज में बहुत अच्छे से जान गई थी। अब मैं उसकी आवाज सुनते ही आंखें बंद कर लेती, क्योंकि मैं बहुत डर महसूस करती। मुझे ऐसे लगता था कि जब ये जो कोई भी है ये मेरे पास आएगा तो मेरा गला दबा देगा। और इतनी बात तो मैं जान गई थी कि ये आवाज़ इंसानों की नहीं हो सकती। उस दिन जैसे ही मैं घर गई, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहन ने मुझे जाते ही ये बात बताई कि अम्मी की तबीयत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोशी की हालत में पड़ी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। ऑटो वाले को फ़ोन किया और अम्मी को लेकर अस्पताल पहुंची थी और डॉक्टर्स ने बताया कि अम्मी कोमा में चली गई हैं
और उनके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दरकार है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं तो घर के अखराजात भी मुश्किल से पूरे कर रही थी। अब अम्मी को घर में नहीं ले जा सकती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी। ऐसे हालात में मैंने चचा को फ़ोन किया, लेकिन चचा जान ने माजरत करते हुए मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। वो मजबूर थे और वो खुद भी कह रहे थे कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को समझो, जैसे तैसे करके अपना गुजारा करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तुम्हें पैसे दूंगा या तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हारी चच्ची हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली जाएंगी। और तुम जानती हो मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं अपने बच्चों को उनकी माँ से अलग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसकी हर शर्त मानना पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई थी। चचा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ऐसे बीच मंझधार में हम लोगों को छोड़ दिया था। क्या ऐसे होते हैं अपने? मैं अस्पताल में बहुत परेशानी के आलम में बैठी थी। मैंने सोचा काउंटर से पता करती हूँ कि कितने पैसे लगेंगे जो मुझे आज ही जमा करवाने हैं। जैसे ही मैं काउंटर पर पहुंची तो मुझे पता चला अम्मा के इलाज के लिए पैसे जमा हो चुके हैं। समझ नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा शायद चचा ने पैसे जमा करवाए हो। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन फिर चच्ची जान का सोचकर चुप कर गई। दोनों बहन भाई अकेले घर पर थे और मैं माँ के साथ अस्पताल थी। पूरी रात इसी तरह गुजर गई। अगली सुबह मुझे काम के लिए भी जाना था। मेरे पास तो ठेकेदार का नंबर भी नहीं था कि मैं उसे फ़ोन करके बता देती कि मेरी मजबूरी बन गई है। अगर मैं काम पर ना गई तो हो सकता है कि वो मुझे काम से ही निकाल दे। थोड़ी ही देर के बाद मेरे फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आई थी। मैंने जैसे ही कॉल उठाई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो नंबर उस प्लाजे के ठेकेदार का था। वो मुझे कह रहा था कि आप फिक्रमंद ना हो, नई कुक आ गई है, जब तक आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप प्लाजे पर मत आइएगा, और फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि आखिर ठेकेदार के पास मेरा नंबर कहाँ से आ गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद चचा रहीम ने दिया हो, क्योंकि चचा रहीम उस दिन मेरे साथ गए थे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने ही मेरा नंबर दिया होगा। अस्पताल में भी वक्फे वक्फे से मेरे कान में ये सरगोशी होती थी, सुनो तुम मेरी जिंदगी हो। न जाने क्यों वो मुझे ये बात भूलने नहीं देता था। माँ को डॉक्टर्स ने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। माँ को लेकर मैं घर पहुँच गई थी। माँ की हालत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर ने हिदायत की थी कि माँ का पूरा ख्याल रखा जाए, ज़रा सी कोताही से भी उनकी ज़िंदगी जा सकती है। मैंने छोटी बहन को मुकम्मल तौर पर ताकीद कर दी थी कि वो अम्मी का ख़ास तौर पर ख्याल रखे। वो स्कूल से छुट्टियां कर रही थी। ऐसा मैं चाहती तो नहीं थी कि उसकी पढ़ाई का हर्ज हो, लेकिन मजबूरी थी। अगर मैं कमाने के लिए ना निकलती तो घर के अखराजात कैसे पूरे होते, और अगर वो छुट्टियां ना करती तो अम्मी का ख्याल कौन रखता। आज मैं आराम करना चाहती थी। बहुत दिनों से थकी हारी थी। अस्पताल में भी सुकून से सो नहीं सकी थी। मैं जैसे ही अपने कमरे में जाकर लेटी तो मैंने महसूस किया कि मेरे पूरे कमरे में खुशबू सी बिखर गई है। ये इंतहाई दिलकश खुशबू थी। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था और मेरी पूरी की पूरी थकावट दूर हो गई थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब बैठा है। मैं आंखें खोले छत को तकी जा रही थी, तभी वही सरगोशी दोबारा से मेरे कानों में हुई, सुनो, सुन रही हो ना, तुम मेरी जिंदगी हो। ये अल्फाज बार बार सुनकर मैं थक गई थी। मेरा दिल चाहता था मैं चीखूं चिल्लाऊं। आखिर कौन है जो मुझे बार बार ये सब कुछ बोलता है? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर क्यों तुम मुझे तंग करते हो? पहले क्या जिंदगी में दुख दर्द कम है जो तुम आकर और बढ़ा देना चाहते हो? खुदा का वास्ता है मेरी जिंदगी से चले जाओ। ये अनजानी आवाज़ जो मुझे हर रोज़ तंग करती थी, आज फिर उसी अंदाज से तंग कर रही थी। मैंने कानों पर हाथ रख लिए थे, आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी किसी ने प्यार से मेरी आंखों पर हाथ फेरा तो मैं खौफजदा हो गई। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने खिड़की से किसी को काले रंग के लिबास में गुजरते देखा था। ये ऊंचे लंबे कद का शख्स जो अभी मेरे कमरे से निकला था, खिड़की में से बाहर की तरफ गया था। मैं जल्दी से उठकर खिड़की की तरफ भागी थी, लेकिन बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब की बार मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या करूं। अभी मैंने अपने सांसों को अच्छी तरह बहाल भी नहीं किया था कि तभी मेरे फोन पर दोबारा से किसी की कॉल आई थी।
मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो फिर ठेकेदार का ही फ़ोन था। ठेकेदार मुझे बता रहा था कि कल प्लाज़े का मालिक आ रहा है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊं। कल बहुत शानदार किस्म का खाना तैयार करना है। लेकिन उस वक्त मैं उस साई की वजह से बहुत परेशान थी। न जाने कौन था, और अगर इतनी ही मोहब्बत करता है तो सामने क्यों नहीं आता। अगले दिन सुबह सुबह मैंने छोटी बहन को माँ की दवाई के मुतालिक सब कुछ बता दिया और खुद घर से निकल गई थी, क्योंकि आज मुझे टाइम पर पहुंचना था। न जाने प्लाज़े का मालिक कितना सख्त मिजाज होगा। अगर उसको मेरा खाना पसंद ना आया तो बेशक मुझे नौकरी से निकाल दे। अजीब से वहम मेरे दिल में आ रहे थे, हालांकि मैं इतनी देर से ये काम कर रही थी। अब प्लाज़ा तकरीबन मुकम्मल होने को था। ठेकेदार के थ्रू ही मुझे पता चला था कि प्लाज़े का मालिक काम देखना चाहता है। ये तो मैं नहीं जानती थी कि प्लाज़े का मालिक कहाँ रहता है, लेकिन वो जहाँ भी रहता हो, जो कोई भी हो, मुझे उसे खुश करना था, ताकि मुझे उस प्लाज़े की नौकरी से ना निकाला जाए, उसे मेरा काम पसंद आ जाए। फिर न जाने क्यों मुस्कुराती हुई खुद से अपने माथे पर हाथ मारकर कहने लगी कि कितनी पागल हूँ ना, मैं इतनी देर से खाना बना रही हूँ, मजदूरों के लिए ही तो खाना बनाती हूँ। उन्होंने तो एक दिन ही खाना है ना भी पसंद आया तो खैर है, वो कौन सा मुझे इतनी जल्दी नौकरी से निकालने लगे हैं। वैसे भी मैं फिक्रमंद थी कि जब प्लाज़े की तामीर का काम खत्म हो जाएगा तो मेरा काम भी खत्म हो जाएगा, न जाने आगे कहीं काम मिले या नहीं। जैसे ही मैं प्लाज़े पर पहुंची तो मुझे ठेकेदार ने मेन्यू दिया, जो आज मजदूरों के लिए बनाना था और जो प्लाज़े के मालिक के लिए बनाना था। मेरे साथ दूसरी भी एक बावर्ची थी। हम दोनों ने मिलकर खाना तैयार कर लिया था। तभी थोड़ी देर के बाद बाहर शोर मच गया कि प्लाज़े का मालिक आ गया है। सब मजदूर अपने काम में पहले से ज्यादा मगन हो गए थे। मैं ये देखने के लिए बाहर निकली कि कौन है इस प्लाज़े का मालिक, वो कितना अमीर कबीर होगा और उसके आगे पीछे कितनी गाड़ियां होंगी। इतना बड़ा प्लाज़ा है, उस पे तो कितने करोड़ों रुपए लगे होंगे। जाहिर है तो वो अमीर ही होगा। खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब देती रही। हम गरीबों की भी अजीब जिंदगी होती है। हम अमीर लोगों को देखकर ही अपने दिल को खुशी दे देते हैं और हसरत करते हैं कि काश हमारे पास भी इतना पैसा हो और हम भी इतने अमीर हो जाएं। मैं जैसे ही प्लाज़े की उस किचन से बाहर निकली तो मैंने देखा एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी प्लाज़े के बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक आदमी ने जल्दी से गाड़ी से निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उस गाड़ी से एक नौजवान निकला था जो इंतहाई खूबसूरत था। उसका ऊंचा लंबा कद, गोरी रंगत और ये पेंट कोट में मलबूस था। इतनी शानदार पर्सनैलिटी, उसे देखते ही मैं तो अपनी होश खो बैठी थी। मैं उसे बहुत गौर से देख रही थी कि मैं देखकर हैरान रह गई। वो वहाँ सामने काम करने वाले मजदूरों को छोड़कर मेरी तरफ ही देख रहा था। शायद वो इस वजह से देख रहा था कि इतने ज्यादा मर्दों में मैं सिर्फ एक अकेली लड़की थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद दूसरी बावर्ची, जो कि अभी बाहर नहीं निकली थी, वो मेरे पास खड़ी थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद दूसरी बावर्ची, जो कि अभी बाहर निकली थी, वो मेरे पास खड़ी थी। लेकिन अभी भी उस नौजवान की नजरें मेरी तरफ थी। मैं खुद शर्मा कर रह गई। तभी वो नौजवान मजदूरों का काम सराहता हुआ किचन की तरफ आ रहा था। अब दूसरी औरत जो मेरे साथ खाना बनाती थी, वो जाकर मजदूरों के लिए खाना लगाने लगी और मैं जो अभी वहीं खड़ी उस नौजवान की तरफ देख रही थी, नौजवान को अपनी तरफ आता देखकर मेरे कदम जैसी वहीं जम गई हूँ। मैं होशो हवास खो बैठी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या करूं। वो नौजवान बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा था। मेरे पास आते ही वो बोला, आप हैं वो कुक जो मजदूरों के लिए खाना बनाती हैं? मैंने जवाब दिया, जी जी सर, मैं ही हूँ। शाबाश, मुझे पता चला है कि बहुत जिम्मेदारी से अपना काम निभा रही हैं। इसी तरह करती रही। इतनी बात कहकर वो पलटा था। अब अचानक ही उसके साथ जो लोग थे वो नजर नहीं आ रहे थे। मैं अपने सारे काम भूल गई थी। मुझे अब वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं मुकम्मल तौर पर उस नौजवान के हुस्न में खो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आखिर उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि मैं खुद ब खुद उसकी तरफ खींचती चली जा रही हूँ। फिर मैंने देखा वो नौजवान उसी पीपल के दरख्त के नीचे गया था जिसके नीचे मैं अक्सर जाकर बैठा करती थी, और वहीं मेरे कान में ये आवाज़ आती थी, सुनो तुम मेरी जिंदगी हो। वो उस दरख्त के नीचे खड़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मेरे करीब से तो चला गया, लेकिन फिर मैंने सोचा ये आवाज़ उस आवाज़ से कितनी मिलती जुलती है ना, जो अक्सर मेरे कान में पड़ती थी। आखिर ये हो क्या रहा था?
मैं अभी उन्हीं सोचों में थी कि पीछे से मेरे साथ काम करने वाली दूसरी औरत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोली, चलो आओ जल्दी से मेरे साथ खाना लगवा दो, क्योंकि ठेकेदार कह रहा है कि जो मेहमान अभी आए हैं वो भी खाना खाकर जाएंगे। अब मैं अपने ख्यालों से बाहर निकली और जल्दी जल्दी अपने काम में लगी थी, लेकिन बार बार मेरा ध्यान उसी तरफ जा रहा था। उस कमरे को जिसे किचन बनाया गया था, उसकी बड़ी सी खिड़की में वो नौजवान सामने खड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। मैंने अपना काम निपटा लिया था। जैसे ही काम खत्म हुआ, मैं पहले की तरह उसी पीपल के दरख्त के नीचे चली गई थी, जबकि मेरे साथ काम करने वाली दूसरी औरत मुझसे पहले काम पर आई थी और आने से पहले सब्जियां वगैरह उसी ने काटी थी, इसलिए वो आज पहले ही चली गई थी। उसे घर पे ज़रूरी काम था, लेकिन मुझे अब ये सारे बर्तन समेट कर ही जाना था। मैं उस पीपल के दरख्त के नीचे गई तो वो नौजवान वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो शायद जा चुका था। मैं हैरान थी कि अभी तो कह रहे थे कि वो खाना खा कर जाएगा, लेकिन खाना तो उनके लिए हमने अलग से लगाया था, लेकिन वो तो चला भी गया। फिर हैरानगी का एक और झटका लगा जब मैंने उसे उसी कमरे से निकलते हुए देखा जहाँ बैठकर बाकी मजदूर खाना खा रहे थे। अब वो बिल्कुल तन तनहा मेरी तरफ आ रहा था। उसे यूं अपनी तरफ आता देखकर मैं उठ खड़ी हुई थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा था। न जाने क्यों मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसकी सांसों की आवाज़ मैं अपने कानों में सुन रही थी। हालांकि कोई भी इंसान अगर सांस लेता तो दूसरा इंसान नहीं सुन सकता था, लेकिन न जाने क्यों उसमें ऐसा क्या था। फिर एकदम से काले बादल छाने लगे। आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों से ढक गया था। ऐसे लग रहा था जैसे दिन में ही रात हो गई हो, और मैं उसी नौजवान की तरफ देख रही थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। तभी वो मेरे बिल्कुल करीब आया और मेरे कान में बोला, सुनो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं एक झटके से पीछे हटी थी और बोली, सर क्या आप हर रोज मेरे कान में सरगोशी करते हैं, लेकिन आप मुझे नजर क्यों नहीं आते थे? तो वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ और वाकई में तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने जल्दी से उनके हाथ से अपना हाथ खींच लिया और बोली, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको पहली दफ़ा देखा है, तो आप मुझसे मोहब्बत कैसे करते हैं? आप कभी मेरे सामने नहीं आए, ना मैंने कभी आपको पहले देखा, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, ये तो उसी दिन हो गया था जब तुम पहले दिन इस प्लाजे पर आई थी। उसी दिन मैंने तुम्हें देख लिया था और उस दिन से ही मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। पता है, तुम उस दरख्त के नीचे आकर बैठा करती थी, उसी दरख्त के नीचे तो मैं होता था। तभी मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझे डर महसूस होने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन न जाने क्यों मेरे कदम जैसे वहीं जम गई हूँ। मैं हिलना चाहती थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। मुझे ना ही अपने कानों पर यकीन आ रहा था और ना ही उस नौजवान की बातों पर। इतना खूबसूरत, इतना अमीर कबीर नौजवान मेरे सामने इजहार मोहब्बत कर रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके भाग जाना चाहती थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं मजीद उसकी बातें सुनूं। तभी वो बोला, देखो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त तुम ज़्यादा सोचोगी तो मजीद परेशान हो जाओगी। तुम्हें पता है, उस दिन मैं तुम्हारे घर भी गया था। तुम्हारी ये परेशानी देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखा देना चाहता हूँ। लेकिन अगर इस तरह अचानक से मैं तुम्हारे सामने आता तो न जाने तुम कैसा रिएक्ट करती। इसलिए मैं आज सबके सामने तुम्हारे सामने आया हूँ, ताकि तुम मुझे सबके बीच देख सको। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी कि ये कैसी बातें कर रहा है। मेरे तो सर से गुजर रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। तभी मैं बोली, प्लीज़ मुझे घर जाना है, आप मुझे घर जाने दें। आप इतने अमीर हैं, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं। मैं गरीब एक मामूली से घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मैं एक मामूली सी कुक हूँ, मुझसे आप कैसे इजहार मोहब्बत कर सकते हैं? तो उसने जवाब दिया, देखो, तुमसे इजहार मोहब्बत करने के लिए ही मैंने यहाँ पे ये सारी जगह खाली करवा दी है। यहाँ तुम्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं कोई बाहर आया? क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ यहाँ तन्हा कुछ टाइम गुजारना चाहता था, और वाकई ही वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। सारे के सारे मजदूर 1 घंटे से इस खाने में मशगूल थे, जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में खाकर बाहर निकल आते थे। आज इतनी देर न जाने क्यों लगा रहे थे।
तभी मैं बोली, मुझे बर्तन समेटने हैं, मैं चलती हूँ। वो बोला, नहीं, आज से तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक तुमसे काम करवाना, यहाँ रखना सिर्फ एक बहाना था। अब तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी और तुम्हारे सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। मैं बोली, लेकिन सर देखें, मुझे नौकरी की बहुत अशद ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मेरे इस इनकार को वजह बनाकर मुझे यूं बेसहारा मत कर दीजिएगा। मेरी ये नौकरी मेरा सहारा है, अगर ये मुझसे छिन गई तो मेरी माँ का इलाज कैसे होगा, मेरे बहन भाइयों के अखराजात कैसे पूरे होंगे। तभी उसने मेरे होंठों पे हाथ रखा और बोला, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ होगा। अब तुम ये काम करके अपने अखराजात पूरे नहीं करोगी, बल्कि अब तुम इस सब की मालकिन बन के इन सब पे हुक्म चलाओगी। मैं हैरान हो रही थी, लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, आप मेरे साथ मजाक न करें। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा रईसज़ादा मुझे यूं प्रपोज करेगा। वो बोला, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बहुत जल्द मैं ऐसा कर भी गुजरूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक हकीकत दिखाना चाहता हूँ। फिर अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम मुझसे शादी करना, और अगर तुम्हें लगे कि मुझसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी तो बेशक तुम मुझसे शादी न करना। मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर खुद को तसल्ली दे लूँगा। तभी वो मेरा हाथ पकड़ते हुए उस पीपल के दरख्त से आर पार हो गया। मैं इतनी हैरान थी कि उस पीपल के दरख्त में इतना बड़ा दरवाज़ा कैसे बन गया। ये अलग सी दुनिया थी। यहाँ पर हर चीज़ बहुत अजीबोगरीब थी। यहाँ बने रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन उन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच आगे वो दरख्त मुझे हैरान कर रहे थे। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखती हुई उसके साथ साथ चलती जा रही थी। वो मुझे लेकर आगे की तरफ बढ़ता चला गया। फिर एक खूबसूरत महल नुमा घर नजर आया। वो उस तरफ उंगली का इशारा करते हुए बोला, वो देखा सामने, वो है तुम्हारे ख्वाबों का ताजमहल। अक्सर ख्वाब में देखा करती थी ना कि मैं एक ताजमहल की मलिका हूँ, तो आज सच में मैं तुम्हें एक ताजमहल की मलिका बनाना चाहता हूँ। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ऐसे ख्वाब देखती थी? तो उसने जवाब दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दिल की एक एक बात जानता हूँ। जो दिल में रहते हैं ना, वो दिल की हर बात जान लेते हैं। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों मैं मुस्कुरा रही थी। उस वक्त मैं अपने घर वालों को, अपने घर की परेशानियों को, हर चीज़ को भूलकर उस नौजवान के साथ चलती जा रही थी। जैसे ही मैं उस खूबसूरत महल नुमा घर में पहुंची तो मैं देखकर हक्का बक्का रह गई। ये तो अंदर से भी बिल्कुल वैसा ही बना था जैसे मैं ख्वाबों में देखती थी। ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना मेरे बचपन से मशगला था। मैं बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी, जिन ख्वाबों का पूरा होना मुश्किल तो क्या, नामुमकिन था। ऐसे ही ख्वाबों को देखकर मैं अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ ख्वाब हैं, ये कभी पूरे नहीं हो सकते। और मेरी जैसी गरीब और बेसहारा लड़की ताजमहल तो दूर की बात, किसी अच्छे घर में शादी होके भी नहीं जाएगी, कोई भी ब्याह कर नहीं ले जाएगा। मैं यही सोचती थी, लेकिन आज अपने ख्वाबों का ये ताजमहल देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ा नौजवान जो बेहद खूबसूरत था। मैं सोच रही थी कि क्या ये मेरी किस्मत में लिखा जा चुका है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। तभी वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं मेरी जान, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। तुम्हारा ये आशिक सच में तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन ख्वाबों का ये ताजमहल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम मेरे साथ शादी करोगी। मैं उसकी तरफ देखकर बोली, तुम मुझे पहली नज़र में ही अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम जैसा खूबसूरत और अमीर कबीर नौजवान मेरी किस्मत में नहीं हो सकता। वो बोला, लेकिन एक और भी राज है, वो भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिनज़ादा हूँ। उसकी ये बात सुनकर हैरानगी का एक और झटका मुझे लगा था और मैं उससे 7 कदम पीछे हटी और बोली, ये क्या कह रही हो तुम जिनज़ाद हो, लेकिन तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस छोड़ाओ। तुम जिनज़ादी हो, मैं जिन से शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम तो मेरे पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रख दोगे। जिन्नात के बारे में मैंने ऐसे ही सुना है। तभी वो मुझे रिलैक्स करते हुए बोला, नहीं, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा जिनज़ादा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नेक जिनज़ादा हूँ। मैं आज तक बहुत से इंसानों की खिदमत करता रहा हूँ, और तुम्हें पता है वो जो प्लाजा बन रहा है वो भी मैं ही तामीर करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे बहुत से जिन्नात जो बहुत मजबूर और बेबस हैं,
वहाँ जाकर बसे हुए हैं। वो प्लाजा कोई खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पहले ही वो खरीद कर वहाँ पर प्लाजे का काम शुरू करवा दिया, ताकि हमारे जिन्नात वहाँ महफूज रहें और इंसानियत भी फ़ायदा उठा सके। और उसने मुझे ये भी बताया कि वहाँ पर काम करने वाले सारे जिन्नात थे, उनमें से कोई भी इंसान नहीं था। हालांकि मैं यही समझ रही थी कि वो सब इंसान हैं। उस नौजवान का नाम साद था। साद मुझे बेहद मोहब्बत करता था। मैं यही सोचकर खुश हो गई थी। वो जिनज़ादा था, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं रही थी। बस वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी सारी मजबूरियों और लाचारियों को ख़त्म कर देना चाहती थी। अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। और वैसे भी उससे तो मुझे मोहब्बत हो गई थी। जब वो मुझे इतनी मोहब्बत करता था तो मैं कैसे उसकी मोहब्बत को ठुकरा देती। वो मुझे सही सलामत इंसानी दुनिया में वापस छोड़ गया। फिर मेरी माँ का इलाज करवाया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब भी साद जिनज़ादे की वजह से ही हुआ था। उसने वो पूरा प्लाजा मेरे नाम करवा दिया। एक दिन वो अपने माँ बाप को लेकर मेरा रिश्ता लेकर आया। मेरी माँ को इस रिश्ते पर कोई भी एतराज नहीं था। हालांकि माँ नहीं जानती थी कि मैं और साद एक दूसरे से मिल चुके हैं और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों की शादी हो गई। मैं अब रहती तो इंसानी दुनिया में हूँ, लेकिन वही ताजमहल जो मुझे उसने दिखाया था वो इसी इंसानी दुनिया में नजर आता है। लेकिन हकीकत में वो कोकाफ में है। मेरी अम्मी और मेरे बहन भाई दोनों मेरे साथ रहते हैं। साद की माँ बाप भी हमारे साथ हैं। मैं बिल्कुल शहजादी जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो चीज़ मांगती हूँ वो पलक झपकने में मेरे सामने होती है। जब मेरी और साद की शादी हुई तो उसी दिन साद ने मुझे ये बात बता दी थी कि हम दोनों एक दूसरे की रूह से मोहब्बत कर सकते हैं। यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे की रूह से मोहब्बत करते हैं, और जिस्म से मोहब्बत करना कोई मोहब्बत नहीं होता। असल मोहब्बत तो रूह की मोहब्बत है। हम दोनों एक दूसरे का जिस्म नहीं पा सकते और कभी हम दोनों को बच्चे नहीं हो सकते। वो एक जिनज़ादा है और मैं एक आदमज़ादी। वो आग और मैं मिट्टी, और ये दोनों कभी एक नहीं होते। हम दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ घंटों घंटों टाइम गुजारते हैं। बस इसी में हम दोनों खुश हैं। चच्ची जान हैरान होती हैं कि मुझे ऐसा रिश्ता कैसे मिल गया। अब वो हमारे घर आती जाती हैं। मैंने माफ़ कर दिया है उन्हें। अब आप बताएं कि मैंने साद जिनज़ादे से शादी करके कुछ गलत तो नहीं किया। क्या मुझे उससे शादी नहीं करना चाहिए थी? उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे नाम लिख दी और मैंने उसके नाम। क्या मैंने ये सब कुछ करके कुछ गलत किया है? आपकी राय की मुंतज़िर रहूंगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।